इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन गिल्ड के लोगों को लड़ाई के लिए चैलेंज कर ही रहा होता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और मर्लिन से कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा। उस बूढ़े आदमी को देखकर सभी लोग कहते हैं ये तो ओल्ड गिल्ड मास्टर टाइलर हैं और ये खुद मर्लिन से लड़ना चाहते हैं। तभी लूगिया ओल्ड गिल्ड मास्टर के पास आते हुए कहती है ये मेरे दादाजी हैं। ये एक सेटन रैंक के एक्सपर्ट है और ये जब 17 साल के थे तब इन्होंने एक बेमौत को एक ही मुक्का मारकर उसे जान से मार दिया था। और साथ ही मेरे दादाजी ब्रिटेन के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये द वॉल्स के टॉप के फाइटर भी हैं। इनकी थंडर क्लैप फाइटिंग टेक्निक इन्हें इनविंसिबल बना देती है। ये सब जानने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इन्हें फाइट के लिए अभी भी चैलेंज कर सको। लूगिया की बात सुनने के बाद टाइलर लूगिया से कहता है मैंने अपने समय में बहुत से बदमाश बच्चों को देखा है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ जिस वजह से मैं अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देता। जिस वजह से इन सभी लोगों को लगता है कि रेक्सम गिल्ड में कोई भी ताकतवर फाइटर नहीं है, जिस वजह से इसके जैसा कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर यहाँ हमें लड़ने के लिए चैलेंज करने आ जाता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। टाइलर की बात सुनने के बाद मर्लिन टाइलर से कहता है मैं भी यही चाहता हूँ तो चलो लड़ते हैं। इस पर टाइलर मर्लिन से कहता है ये जगह हमारी लड़ाई के लिए बहुत छोटी है, यहीं पास में एक ट्रेनिंग हॉल है, वो ट्रेनिंग हॉल हमारी लड़ाई के लिए काफ़ी रहेगा। चलो ट्रेनिंग हॉल में चलते हैं। तभी टाइलर पीछे पलटता है और बाकी सभी लोगों से कहता है तुम लोगों को हमारे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लड़ाई इस लड़के और मेरे बीच है। टाइलर और मर्लिन को जाते हुए देखकर एलिस लूगिया के पास जाकर लूगिया से पूछती है ये बहुत अजीब बात है कि तुम्हारे दादाजी उनकी लड़ाई दूसरों को नहीं देखने देते। इस पर लूगिया एलिस से कहती है दादाजी इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी ताकत और वहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर चैलेंज करने वाले का कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए। और यही बात नहीं है, मेरे पिता बताते हैं कि दादाजी जब से सेटर रैंक के एक्सपर्ट बने हैं तब से वो कभी भी नहीं हारे। इसी वजह से दादाजी उनकी फ़ाइट किसी को भी नहीं देखने देते। इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग हॉल का सीन देखते हैं जहां पर टाइलर मर्लिन से कहता है तुम एक आम इंसान हो और मैं एक सेटर रैंक का फाइटर हूं, इसीलिए तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करना। अगर तुम मुझे एक कदम भी पीछे करने में कामयाब हो गए तो तुम ये लड़ाई जीत जाओगे। टाइलर की बात सुनने के बाद मर्लिन टाइलर से कहता है आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत से आप पर हमला करूं तो ठीक है। बूढ़े दादाजी आप अपनी आंखों को मत झपकाना क्योंकि मेरी क्रिप्टो टेक्निक बहुत फास्ट है। इस पर टाइलर मर्लिन से कहते हैं तो चलो तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओ। टाइलर की इतना कहते ही मर्लिन अपनी तलवार को निकाल लेता है। मर्लिन के तलवार निकालते ही अचानक उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। मर्लिन की बढ़ी हुई ताकत को महसूस करने के बाद टाइलर को बहुत बड़ा झटका लगता है। टाइलर शौक के मारे मर्लिन को देखते ही रहता है कि तभी मर्लिन अपनी तलवार से टाइलर पर हमला कर देता है। तभी मर्लिन की तलवार से एक बहुत ताकतवर एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी उसके आने वाली सभी चीज़ों को तबाह करते हुए जाती है, पर टाइलर को कुछ भी नहीं होता। मर्लिन की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर टाइलर डर के मारे नीचे गिर जाते हैं। वो डरते हुए मर्लिन से पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मर्लिन टाइलर से कहता है आप चिंता मत करें, मैंने आप पर अपनी तलवार के पिछले हिस्से से हमला किया था जिस वजह से आपको कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं आप पर अपनी तलवार के धार वाले हिस्से से हमला करता तो आपको कोई भी नहीं बचा पाता। मर्लिन की ताकत को देखने के बाद टाइलर मन ही मन सोचते हैं अगर मैंने इसका सामना अपनी पूरी ताकत से किया होता तो शायद मैं नहीं अगर मैं इसका सामना अपनी पूरी ताकत से भी करता तो भी ये मुझे तुरंत ही मार देता। आखिर ये कौन है। इसके बाद हम लोग मर्लिन और एलिस को गिल्ड के बाहर जाते हुए देखते हैं। गिल्ड के सभी लोग मर्लिन और एलिस को बाय कर रहे होते हैं कि तभी लूगिया अपने दादाजी से पूछती है कि एलिस के साथ ये जो लड़का है ये बहुत घमंडी है पर ये एक आम इंसान है, तो भी आपको इस लड़के को अपनी पूरी ताकत दिखाने की क्या ज़रूरत थी। आज हम लोग बहुत लकी थे कि उस अटैक की वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ, पर सिटी के घरों को बहुत नुकसान हुआ है। उन घरों को फिर से रिपेयर करने में बहुत पैसे लग जाएंगे। तभी गिल्ड के मेंबरों में से एक आदमी कहता है आखिरकार अभी क्या हुआ। इस पर एक लड़की कहती है आखिरकार एक आम आदमी गिल्ड मास्टर जैसे सेटन रैंक के एक्सपर्ट को गुस्सा कैसे दिला सकता है। तभी दूसरा आदमी कहता है वो अटैक इस तरह किया गया था कि जिससे कोई भी घायल ना हो। सच में एक एक्सीलेंट तलवारबाजी का प्रदर्शन था। उन सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद टाइलर सभी लोगों से सीरियस टोन में कहता है इस मामले में मेरे अपने विचार है, ये मामला यहीं पर ख़त्म होता है, अब इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग सिटी के वॉल का सीन देखते हैं जो मर्लिन के अटैक की वजह से डैमेज हो चुका होता है। तभी मर्लिन अपने एडवेंचर प्लेट को पलट कर देखता है तो उस प्लेट में उसके नाम के साथ उसके बाकी की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है।
तभी मर्लिन को टायलर की बातें याद आती है। टायलर ने मर्लिन से कहा था कि हेडक्वार्टर का एग्जामिनेशन ऑरा और मानक के बेसिस पे होता है। तुम्हें अपॉइंट करके मैं इस बार हेडक्वार्टर के रूल्स के खिलाफ गया हूँ। फिर मर्लिन एलिस को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता था कि मैं आयरन प्लेट एडवेंचरर बनूंगा। मैं इस गोल्ड एडवेंचरर से भी बेकार हूँ। तभी एलिस मर्लिन से पूछती है कि क्या तुमने सच में गिल्ड मास्टर को हराया। इस पर मर्लिन एलिस से हंसते हुए कहता है, यह सच नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हार का मतलब मौत है। बस मैंने ये किया कि मैंने उन्हें अपनी थोड़ी सी ताकत दिखा दी। हमारे गिल्ड मास्टर मेरे लिए एक आम इंसान की तरह है। उनके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो मेरे साथों जनरल में से ज़्यादा ताकतवर हैं, जो पहले मेरी सेवा करते थे। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस निराश हो जाती है। फिर वो कहती है, जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो मार्शल आर्ट के बहुत बड़े बिग शॉट हैं और जिन्होंने बेमौत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये सभी बातें मर्लिन के सामने एकदम बेकार है। मैं बेकार में ही मर्लिन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतने समय से ट्रेनिंग कर रही थी। मर्लिन एलिस की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो बस अपना हाथ हवा में उठाकर चिल्लाते हुए कहता है, मेरी अब तक की ज़िंदगी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न थे, पर अब मैं एक एडवेंचरर बन गया हूँ। अब मैं ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ जहाँ पर मुझे बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए हुए मॉन्स्टर्स को मारकर पैसे कमाने हैं। उन पैसों से मैं ब्रिटेन में एक घर खरीदूँगा। तभी एलिस मर्लिन के सपनों पर ब्रेक लगाते हुए कहती है, ये सोचना भी मत कि अगर तुम एडवेंचरर बन गए तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम अपना रेंट भी नहीं भर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो जो तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम बस एक कमज़ोर और मामूली एडवेंचरर हो। तुम्हारे मुंह से इतनी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। आओ जाकर ये सभी चीज़ें तुम अपने सपने में देखो। एलिस को अपना मजाक उड़ाते देख मर्लिन एलिस से कहता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक हाई रैंक एडवेंचरर हो। तुम कल के कल देखना, मैं बड़े मिशन को पूरा करके इतने पैसे कमा लूँगा जितना तुम 10 साल में भी नहीं कमा पाओगी। इस पर एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हारे मन में जो आए वो करो। अब मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है तो मैं चलती हूँ। एलिस को वहाँ से जाते देख मर्लिन एलिस से गुस्से में कहता है, आशा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी ना देखूँ। एलिस के वहाँ से जाने के बाद मर्लिन जब अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे जेब में रेस कोर्स की 2 टिकटों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। उन रेस कोर्स की टिकटों को देखने के बाद मर्लिन के दिल से एक ही आवाज़ आती है कि वो आज की रात कहाँ बिताएगा। तभी हम देखते हैं कि एक औरत मर्लिन के सामने से जा रही होती है। मर्लिन उस औरत से पूछता है, मैडम क्या आपको माचिस बॉक्स चाहिए। मर्लिन वहाँ पर पैसे कमाने के लिए माचिस बेच रहा होता है, पर उससे कोई भी माचिस नहीं खरीदता। सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद मर्लिन अकेले ही माचिस जलाकर बैठा होता है, क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है और साथ ही वो बहुत भूखा होता है। फिर मर्लिन कहता है, लगता है कि आज की रात मुझे ठंड में यहीं सड़क पर बितानी होगी। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी अपने सारे पैसे उन घोड़ों पर नहीं लगाता। तभी मर्लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मैं अपने लिए खाना एलिस से मांग सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो मज़े से अपने बाथटब में लेटी होती है और वो नहाते हुए मन ही मन सोचती है, मर्लिन को लो रैंक एडवेंचर की जॉब मिली है, जिस वजह से मर्लिन कभी भी हाई रैंक के मिशन नहीं ले सकता। तो सोचने की ये बात है कि वो मुझे कैसे जेलस फील करवाएगा। फिर एलिस भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मर्लिन किसी भिखारी की तरह सड़क पर सोते हुए अपनी रात गुजारे, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि उसे भूख और ठंड ने घेर रखा हो और वो जिन माचिसों को बेच रहा हो उसे कोई भी ना खरीदे। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।